आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने वाले हैं। हम मिडिल क्लास पेरेंट्स के माइंडसेट की बात भी करेंगे। वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि उनके आने वाली जनरेशन भी मिडिल क्लास ही रह जाती है। मिडिल क्लास का मतलब क्या है, क्यों किसी को मिडिल क्लास बोला जाता है, आज हम इसकी बात करेंगे। मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम या तो उनके एक्सपेंसेस के बराबर होती है या कभी कभी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं उनकी इनकम से। सपोज एक इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक इंसान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा अमीर कौन है। अब आप कहोगे जो 1.5 लाख कमा रहा है वो अमीर है। शायद आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि अभी आपको दोनों की सिचुएशन नहीं पता। वो सिर्फ 20,000 में अपने घर का खर्चा चला लेता है और 80,000 जोड़ लेता है, और एक इंसान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है पर उसकी 50,000 की घर की किस्त है, 30,000 रुपए गाड़ी की किस्त है, 20,000 बच्चों की स्कूल की फीस है, और जो बचा खुचा पैसा बचता है वो अपने ऊपर और अपने शौक मौज पे खर्च कर लेता है, और उसके पास 1.5 लाख में कुछ भी नहीं बचता। तो अमीर कौन हुआ? यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम देखी जाएगी। अमीर वो हुआ जो इंसान 1 लाख कमा रहा है। हम हमेशा एब्सोल्यूट इनकम देखते हैं कि एक इंसान 5 लाख कमा रहा है और एक इंसान 20,000 कमा रहा है, तो 20,000 वाला तो गरीबी हो गया। आप यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम में गलत नहीं हो, क्योंकि 20,000 रुपए बहुत ही कम है 5 लाख रुपए के सामने। पर जो 5 लाख कमा रहा होगा वो सारे खर्च कर देगा तो वो इंसान गरीब हो जाएगा। अब आप कहोगे मिडिल क्लास की कैटेगरी अभी भी डिफाइन नहीं हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक इंसान जिसके पास घर में साइकिल है और उसका घर परिवार ठीक चल रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बट वो इंसान साइकिल चलाता है। अब आप उसे गरीब बोलोगे या मिडिल क्लास बोलोगे? अब आप बोलोगे मैं तो उसे गरीब भी बोल सकता हूँ और मिडिल क्लास भी बोल सकता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ, अब उस इंसान ने एक बाइक ले ली, अब उसके पास साइकिल नहीं बाइक है। अब आप कहोगे हाँ अब तो मिडिल क्लास हुआ, ठीक है, आप मिडिल क्लास बोलोगे। अच्छा, अब उस इंसान के पास अभी गाड़ी है, तो अब उसे क्या कहोगे? गाड़ी वाला अमीर हुआ या गरीब हुआ या मिडिल क्लास हुआ? तो आप बोलोगे मिडिल क्लास भी हो सकता है या फिर अमीर भी हो सकता है। तो यहाँ कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि मिडिल क्लास सामने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे बस 2 चीजें समझनी है कि एक होती है इनकम और दूसरे होते हैं एसेट्स। एसेट्स को भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास हर महीने की एक अच्छी इनकम ही हो, पर उसके पास प्रॉपर्टी है तो अगर उसके पास एसेट ज्यादा है तो भी वो इंसान अमीर की कैटेगरी में ही आएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, जैसे ही मैंने एसेट की बात की, मिडिल क्लास में उन सब लोगों को डालूंगा मैं जिनके पास एसेट ही नहीं होते। तो सिर्फ इनकम होने से कुछ नहीं होता। आपके पास अपना खुद का घर है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास आपके घर के अलावा भी 2 प्रॉपर्टी हो जाती है जहां से आपको रेंटल इनकम आती है, तो अब आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप अमीर हो। सपोज आपके पास 3 गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां कभी एसेट में नहीं आती। अगर आपने किताब पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, जहां रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, बड़े अच्छा एग्जांपल दिया है कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी इज एन एसेट। ऐसी कोई भी चीज जो आपको पैसा लेके आती है वो एसेट होती है, और ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा लेके जाती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। अगर किसी के पास 3 गाड़ियां भी है तो वो उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उससे उसको कोई पैसा थोड़ी आ रहा है। आज आपको खुद से समझना पड़ेगा, हु आर यू? आज आप कहां पर हो? क्या आपकी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है? और ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कितनी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, आज आपके पास एसेट कितने हैं? एसेट 2 तरीके के होते हैं, आप बोल सकते हो सिंपली। एक होते हैं फिजिकल एसेट और दूसरे होते हैं पेपर एसेट्स। फिजिकल एसेट क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, आपके पास ज्वेलरी है, वो आपके फिजिकल एसेट है।
आज आपके पास आपका घर है, आपके पास कोई रियल एस्टेट है, आपके पास कोई शॉप है जिससे आपको रेंट आता है, ये सभी आपके फिजिकल एसेट्स में आते हैं। दूसरे एसेट क्या हो सकते हैं? दूसरे होते हैं पेपर एसेट्स, जैसे कि आपके पास स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके पास बॉन्ड हो सकते हैं, या आपके पास कोई एफडी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पेपर एसेट्स में आते हैं। दोनों ही एसेट्स हैं। एसेट समथिंग विच ब्रिंग यू मनी, ऐसी चीज़ें जो आपको पैसा लेके आती है वो एसेट होती है, और ऐसी चीज़ें जो आपसे पैसा लेके जाती है वो लायबिलिटी है। स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे, एसेट की वैल्यूएशन बढ़ रही है। और मिडिल क्लास फैमिली के पास टिपिकली एसेट्स होते ही नहीं है, या फिर बहुत कम होते हैं, और उनके एक्सपेंसेस और लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि मिडिल क्लास लोग अपनी सारी इनकम को एक्सपेंस में ही ख़त्म कर देते हैं, और कई बार तो उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये सर्कल कंटिन्यू रहता है मैक्सिमम लोगों का। और फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से वो लोग एसेट बिल्ड कर ही नहीं पाते। अभी आपको क्लियरिटी मिलनी शुरू हो रही होगी कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। प्रॉब्लम दो चीज़ों से शुरू होती है, या तो इनकम कम है या फिर एसेट कम है, और दूसरा क्या साइड है, या तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं या आपकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इनकम और एसेट वाली जो साइड है ना, इसे बढ़ाना पड़ेगा कैसे भी करके, और एक्सपेंसेस और लायबिलिटी वाली जो साइड है इसे कम करना पड़ेगा। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं करना चाहते, तो उनको अपनी इनकम और एसेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगी, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ से हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कोई इंसान ये सोचता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। एक रात में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आप रातों रात कहीं गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी तभी मिलेगा जब आप कुछ एफर्ट्स करने वाले हो, क्योंकि आपकी फाइनेंसेस के लिए आप ही जिम्मेदार हो। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते आपके फाइनेंसेस के लिए। सबसे पहले तो आपको ब्लेम करना छोड़ना होगा। मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या मिलेगी कि वो ब्लेम बहुत करते हैं। उनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फादर ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं। आप सबसे ज़्यादा ब्लेम गेम देखोगे, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे सिस्टर ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। आप जब ये सुनते हो, ये ब्लेम गेम होते हैं लाइफ के, कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। आप खुद कंट्रोल नहीं करते अपनी लाइफ को, आपको खुद से कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर आप ये बोल भी रहे हो तो क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो आप सिर्फ अपने आप को एक कंसोल कर रहे हो कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है। पर नहीं, आज से बदलना है। अब क्या बदलना है इसको समझते हैं। तो ब्लेम गेम नहीं करना, और यहाँ से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। आज हम रियलिस्टिक प्लानिंग करेंगे। मान लीजिए आज किसी की इनकम 1 लाख है, 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है किसी इंसान की। अब प्रॉब्लम 1 लाख की इनकम में कुछ भी नहीं है। 1 लाख की इनकम एक बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, 1 लाख की इनकम बहुत कम इनकम भी हो सकती है। पर डिपेंड किसके ऊपर करता है कि सामने वाले के एक्सपेंसेस क्या है। अगर आज आपको मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो पॉइंट क्या समझना पड़ेगा, आज आपकी इनकम कुछ भी हो, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम का 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी एक सीलिंग है। अब आप समझ लीजिए कि एक्सपेंसेस की एक सीलिंग है। अगर मैं इनकम 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 80,000 से ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 40,000 से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते इतना खर्चा।
अब अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है आपको, तो मैं ले नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बोला कि मैं नहीं ले सकता, ऐसे ही आपको ये बोलना है कि नहीं हो सकता ऐसा कि मेरी एक्सपेंसेस मेरी इनकम के 80% से ऊपर जा ही नहीं सकते। जब तक मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी आप एक्सपेंसेस बढ़ा ही नहीं सकते। पर ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए आज एक आदमी अपना घर चला रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। बच्चा जिद करता है कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और मुझे 50,000 का एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। वो आदमी 1 लाख कमा रहा है, उसने 80,000 में एक सीलिंग रखी हुई है कि मैं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाला। अब बच्चे ने जिद करी, आपने उसे 40,000 का फ़ोन दिला भी दिया। अगर उसे आप 40,000 का फ़ोन दिलाया तो आपका खर्चा 80,000 का एक्सपेंस प्लस 40,000 का फ़ोन, टोटल 1,20,000 रुपये आपका एक्सपेंस हो गया। अब आप कहोगे कि 20,000 कहाँ से आया, या ये आपकी पहले की सेविंग से आया, या फिर आपने अगर सेविंग नहीं करी हुई है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने रखे ही नहीं हुए थे, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्सपेंसेस जैसे ही पार हो गए, आपकी इनकम के 100% से ऊपर हो गए, तो यहाँ तो आपने सेविंग को डिस्टर्ब किया जो पहले से की हुई थी। बट ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के पास सेविंग होती ही नहीं है। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के पास सेविंग नहीं होती, और होती भी है तो बहुत कम होती है। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आ जाती है। आप मोबाइल फ़ोन की दुकान पे जाते हो, आपके पास 20,000 एक्स्ट्रा थे, वो आपको बोलेगा सर EMI कर लो, हर महीने इतने की इंस्टॉलमेंट जाएगी, 2-3 हज़ार की इंस्टॉलमेंट जाएगी। आप कहोगे 2-3 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो 1 लाख कमा रहा हूँ, 2-3 हज़ार से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि उस वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं चल रही, आपकी लाइफ इजली चल रही है। अभी आपका खर्चा 80,000 में हो जाता था, क्योंकि उस वक्त बाकी सारे खर्चे कैलकुलेट नहीं करते, और आपकी 2-3 हज़ार रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। तो आप कहते हो चलो मैं दिला देता हूँ बच्चे को फ़ोन, क्या फ़र्क पड़ता है। पर इस तरह के एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में लगातार आते रहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जिससे वो पूरी ज़िंदगी में परेशान रहता है, मैं आपको बताता हूँ। ये EMI तो स्टार्टिंग है। आपके जो मेजर लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि घर में आपकी किसी की शादी हो, तो मैरिज के लिए जनरली होता क्या है, पैसा इतना होता नहीं है, और अपनी शान के लिए समझ लो, लोगों को दावत देने के लिए समझ लो, कपड़ों पे खर्चा करने के लिए समझ लो। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि बहुत ही अच्छी शादियाँ हो रही है, तो हमें भी बहुत अच्छा करना है, तो लोग क्या करते हैं, शादी पे बहुत खर्चा करते हैं, और पैसा इतना होता नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर से लोन लेंगे, किसी से उधार लेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट मैं डिफाइन नहीं कर सकता, कोई 2 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, 50 लाख भी लेता है, और वो शादी के लिए बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं। आपको पता है शादी का लोन उतारने में उनके कई साल लग जाते हैं। आजकल मिडिल क्लास फैमिली में ट्रेंड हो गया है, अगर आप में भी किसी के साथ ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहले के टाइम में जो लोग थे उनके खर्चे बहुत कम होते थे, गांव में रहते थे, लिमिटेड खर्चा करते थे, कोई शौक वाली ज़िंदगी नहीं थी, तो अपने बच्चों को वसीयत में प्रॉपर्टी दे के जाते थे, खेत दे के जाते थे, गोल्ड दे के जाते थे, ज़मीन दे के जाते थे। पर आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या ट्रेंड हो गया है कि वो लोग वसीयत में बच्चों को लोन दे के जाते हैं। वो उधार जीते जी ख़त्म ही नहीं कर पाते, तो आगे बच्चों को उतारना पड़ता है। किसी के साथ ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि ये रियलिटी नहीं है, पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। वजह क्या है कि मैंने सब कुछ बड़े ध्यान से देखा है। मैंने तो अपनी शुरुआत माइनस से की है, तो मैं तो यही कहूँगा, मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। मैं वो सारे सिचुएशन, वो सारे सर्कमस्टेंसेस देखे हैं। घर में जो लड़ाइयाँ होती है भाई भाई के बीच में, लोग अननेसेसरी एक्सपेंस करते जाते हैं अपनी शान के लिए, बेवकूफ़ी भरे फाइनेंशियल डिसीजन लेते जाते हैं, दूसरों को कंपेयर करके। वाइफ अपने हस्बैंड से लड़ती है पैसों के लिए,
तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। वो चीज़ें देखने के बाद मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। हो सकता है इसमें एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ ना हो, पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, मैरिज के लिए लोग लोन ले लेते हैं, बच्चे को भेजना है कॉलेज, पढ़ाई करानी है। मिडिल क्लास फैमिलीज में ये चीज़ क्लियर है कि बच्चे को तो पढ़ाई करानी ही करानी है, क्योंकि अमीर बनना है तो रास्ता यही है, पढ़ाई कराओ। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या करेंगे, एजुकेशन के नाम पे भी लोन ले लिया जाएगा। अब लोन बैंक से नहीं लिया जाता। यहाँ पर क्या होता है, किसी से ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं, कमेटियाँ डालते हैं। ये जो टिपिकल वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये जो बेसिकली लोगों की लाइफ में चल रहे हैं। किसी ने क्या किया, किट्टी डाल दी बच्चे के एजुकेशन के लिए, किसी से उधार पे पैसे ले लिए। 1-2% ये तो भूल जाओ आप। अगर आप बिल्कुल ही टिपिकल मिडिल क्लास की बात करोगे तो 5-10% पे पैसा मिलता है। 10% आप समझ रहे हो। हम अभी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि ईयरली 12%, 13%, 14%, 15% की रिटर्न आ जाएगी, तो आपकी वेल्थ किस हिसाब से कंपाउंड होती है, इसके ऊपर भी आपको जल्दी ही डिटेल वीडियो मिलेगी। और अगर आप 10% कोई महीने का ब्याज ले रहा है आपसे, तो एक ही साल में वो आपसे 120% ले रहा है, मतलब एक साल में पैसा डबल। और मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे देती है पैसा। अगर किसी को रियलिटी नहीं लग रही तो आपके आसपास कोई 5 या 10% पे पैसे लेता या देता है, तो प्लीज़ कमेंट करना, लोगों को रियलिटी का पता लगेगा। अब किसी से एजुकेशन के नाम पे, मैरिज के नाम पे, और एक बड़ा डिजास्टर होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो मिडिल क्लास फैमिलीज को हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग नाम का कुछ होता ही नहीं है। और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही कम होता है, और होता भी है तो बहुत कम अमाउंट का होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हम ऐसा सोच के ही नहीं चलते। आज अगर किसी का बाइक पे एक्सीडेंट हो गया और एकदम से बोला डॉक्टर ने, भैया 2 लाख या 5 लाख लगाना है, तो आप पैसा मांग के लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसा तो होता ही नहीं है। पहले हमें ध्यान ही नहीं दिया, इनकम एक्सपेंस किसी ने बोला ही नहीं, हमें बताया ही नहीं, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए भी नहीं बोला किसी ने, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने बहुत ही छोटा मेडिकल इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो ये लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे? क्योंकि उस टाइम आपको कहीं से भी किसी भी % ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेके आना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। अभी तो हम क्रेडिट कार्ड तक पहुंचे ही नहीं हैं। अभी तो हम बिल्कुल उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास शायद क्रेडिट कार्ड भी ना हो, तो वो पैसा मांग कर लाएंगे, और उसके जो खर्चे हैं ना, उन्हें पता नहीं कितने सालों तक बियर करने पड़ेंगे। तो ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इसके लिए लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। चलो ये सब तो हो गया। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं बड़े कनेक्ट होने वाली बात करूंगा, क्योंकि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके दिल की बात समझता हूँ। इनमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी की लाइफ में चल रहा होगा, कोई ना कोई लोन चल रहा होगा, कोई ना कोई EMI चल रही होगी, कोई ना कोई ऐसा खर्चा चल रहा होगा जो अनबियरेबल होगा, बट करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है से क्या होता है, समझो, जब आपके एक्सपेंसेस ओवर हो गए थे और आपने किसी भी तरह की EMI या लोन पे अपने कुछ भी पैसा ले लिया, अब आपको इस डेट की भी रीपेमेंट करनी होती है, जो कि हो नहीं पाती, क्योंकि हम खर्चे कम नहीं कर पाते। अगर आपने बच्चों को एक बार AC में सुलाने की आदत डाल दी, तो आप AC बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदत पड़ गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, देखना ये है कि हमारे पास पैसा कितना है। अगर आज आपने अपने बच्चे को आदत डाल दी कि हर साल 2 बार मैं तुमको नए जूते या नए कपड़े दिलाऊंगा, तो हर साल आपको दिलाने पड़ेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मैटर नहीं करता।
इनकम बढ़ाने पे कोई ध्यान नहीं देता। तो अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? ये तो चलो समझ आ गया कि इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब मान के चलो किसी के डेट होंगे, किसी को पैसा देने पड़ते होंगे हर महीने। अब इस डेट की रीपेमेंट पे बहुत सारा पैसा जाता है, तो आप क्या करोगे? मैं एक क्लियर चीज़ बोलूँगा, दो ही तरीके हैं। तो अगर 1 लाख की इनकम है आपकी और मैं मान के चलता हूँ कि डेट आपको हर महीने देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कि 20,000 रुपये आपको हर महीने डेट में देने पड़ते हैं और कुछ बचता नहीं है क्योंकि खर्चे भी हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अभी के लिए अपने लाइफस्टाइल में कुछ कट डाउन करना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट फॉर्मूला है। अगर डेट से बाहर निकलना है तो एटलीस्ट 50% आपको स्ट्रेट अवे सेव करना पड़ेगा। सेव करके डेट की रीपेमेंट में लगाना है। आप कहोगे मेरा तो सिर्फ 20,000 ही जा रहा था, मैं कहूँगा 50,000 दो और बाकी के 50,000 में आपके खर्चे मैनेज करो। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो अगर आप अपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो आज आपकी 20,000 की EMI जा रही है। अगर आप 50,000 दोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने जल्दी से इस सर्कल से बाहर निकलना है और एसेट बिल्ड करने हैं। लोन पे करोगे उतना कम टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम हर महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, हमारे 80,000 के खर्चे हैं और आप कह रहे हो 50,000 से अपने खर्चे ले आओ। और ये बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल लग रहा है तो भी बहुत आसान तरीका है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको बाहर निकलना। क्योंकि जब तक इस डेट को आप ख़त्म करोगे ना कोई और बड़ा खर्चा वेट कर रहा होगा आपके सर पे आने के लिए। और अगर वो खर्चा वेट कर रहा है तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम आज ये छोटी सी ले लो और अपनी इनकम का 50% डेट की पेमेंट में लगा के लोन के चंगुल से बाहर निकल जाओ जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप ये काम कर लोगे आप मेंटली फ्री हो पाओगे। और मेंटल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम बाद में आएगी, पहले मेंटल फ्रीडम चाहिए। और जो इंसान मेंटली फ्री है ना, बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है। जैसे ही ये मेंटल फ्रीडम आएगी ना, आप अपने आप को आदत में डाल लिया कि मैं आज जो भी कमाऊंगा उसका 50% से ऊपर खर्च ही नहीं करूंगा और 50% सेव करूंगा। तो आपको कौन रोकेगा अमीर बनने से? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अमीर वो है जो चाहे 50,000 कमा रहा है बट वो 25,000 जोड़ पा रहा है तो वो अमीर है। और वो इंसान जो 1 लाख कमा रहा है और 1 लाख से ज़्यादा खर्चे कर रहा है तो वो गरीब है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और 50% ये 50,000 रुपये एग्जाम्पल लेके चले, अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो ये 50,000 आपको सेव करने पड़ेंगे। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 25,000 सेव करने पड़ेंगे। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 20,000 सेव करने पड़ेंगे। अगर कोई 20,000 कमाता है तो 10,000 अपने इनकम का 50% अमाउंट से घर चलाओ और बाकी का सेव करो। अब कोई कहेगा मैं तो कमाता ही 10-15 हज़ार हूँ, तो सर आपको फिर इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब 10-15 हज़ार से कम में घर चलता ही नहीं है, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो उसके ऊपर मैं कैसे बात करूँ? मैं आपको सीधे सीधे बोलूँगा आप इनकम बढ़ाओ। अब आप कहोगे इनकम बढ़ानी है, अब ये कैसे करें? यहाँ से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। लोग क्या करते हैं, टिपिकल बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें लगता है ये बिजनेस है। बेसिकली वो करते क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में सेल्फ एम्प्लॉयड को ही बिजनेस समझा जाता है। एक इंसान मान लो एक दुकान पे जाके बैठा है, या फिर वो एक कारपेंटर का काम करता है, या वो बोलेगा मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, लोगों की नौकरी नहीं कर रहा, पर वो इंसान क्या हुआ, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, जो जितना टाइम दे रहा है उतना पैसा कमा रहा है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या फ़र्क होता है? बिजनेस में लोग आपके नीचे काम करते हैं। अगर आप
आपकी एक शॉप है, आप शॉप पे जाके खुद नहीं बैठ रहे हो, तब भी आपकी दुकान चल रही है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो। और अगर उस दुकान पे जाके आप खुद बैठ रहे हो और आपके बैठने से ही दुकान चल रही है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। एग्जाम्पल के लिए आपकी दुकान में आप मान लीजिए आपके पास एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ नहीं बैठ रहे हो, आपने वहाँ एक कैशियर रखा हुआ है, कुछ लोग रखे हुए हैं और वो लोग आपकी शॉप चला रहे हैं, और तो उसे हम बिजनेस में काउंट करेंगे। इतना छोटा सा डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में। अब प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास फैमिलीज में लोग अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पर्सन की बात करता हूँ, आज से बहुत साल पहले ऑडियो कैसेट्स का काम करते थे। ऑडियो कैसेट VCR को हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे पैसे आ रहे थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, कैसेट्स की जगह MP3 ने ले ली और VCR की जगह CD और DVDs ने ले ली, बट उन्होंने अपने पुराने काम को ही कंटिन्यू किया। वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ना तो खुद सीखे और ना ही अपने बच्चों को सीखने दिया। अब MP3 और DVD के बाद चीज़ें और अपडेट हुई, अब एंटरटेनमेंट के लिए लोग डिजिटल सर्विसेज यूज़ करने लगे, बट उन्होंने अभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया न्यू सीखने के लिए। चीज़ें और अपडेट हुई और आज आप और मैं स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्ट TV यूज़ करते हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, और आप ये वीडियो भी यूट्यूब पे, FB पे या इंस्टा पे क्लाउड में स्टोर डेटा को एक्सेस करके देख पा रहे हो। बट वो पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया। अब उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें अपग्रेड करना है, और क्योंकि अपग्रेड नहीं किया, हमें तो यही बनाना आता है, हम तो यही बनाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, आज की डेट में उन्होंने लोन लिया हुआ है, खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे, बच्चे भी ट्रबल में है, फैमिली भी ट्रबल में है, और उनके सारे बने बनाए कस्टमर आज किसी और के साथ काम कर रहे हैं। आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिलीज में लोग रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए। अगर एक व्यापार कोलैप्स हो रहा है, एक काम नहीं चलेगा, तो दूसरे काम की तरफ ध्यान देना जरूरी है। अब किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लो, वो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता रहेगा। अगर आज एक बिजनेस चल रहा है और अगर बिजनेस में लगेगा कि कल कोई स्कोप नहीं है या स्कोप कम है या मार्जिन कम हो गए हैं, तो वो उसी टाइम पे सोचेगा और नया करके कुछ नया डेप्थ करेगा ताकि उसे आगे प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ क्या है, आज मान लीजिए कोई इंसान जॉब कर रहा है, जरूरी नहीं है कि सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। आज आप एक जॉब कर रहे हो, आपको 10-15 हज़ार कमाई हो रही है, आप बुरा मत मानना, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो महीने के, तो आपके पास कोई ढंग की स्किल ही नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, आप मेरी बात का बुरा मान रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी हाई लेवल स्किल हो जाती है उतना ही ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो, आप उतना ही ज़्यादा कमा सकते हो। एक इंसान ओपन हार्ट सर्जरी करता है, तो ओपन हार्ट सर्जरी कितनी बड़ी स्किल है, हर किसी के पास वो स्किल नहीं है, तो वो इंसान लाखों रुपए चार्ज कर सकता है। पर अगर मान लीजिए कोई इंसान बड़ा सिंपल सा एक ऑफिस पे जाके काम करता है, एक डाटा एंट्री का काम करता है, छोटा मोटा कोई काम करता है जिसमें कोई बहुत एक्सपर्टाइज स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो मिलेगा ही बहुत कम पैसा, क्योंकि किसी के घर में ये काम करने के लिए, चाहे किसी ऑफिस में काम करने के लिए, ये लोग बड़े आराम से मिल जाएंगे। किसी के घर में काम करता है, मान लीजिए मेड है, अब मेड का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, हेल्पिंग का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, घर का कुक बहुत सारे लोग बन सकते हैं, गाड़ी का ड्राइवर बहुत सारे लोग बन सकते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो ये सबका एक लिमिटेड पे स्केल ही रहेगा। आप समझ रहे हो, आप कहोगे गाड़ी चलाना एक स्किल है, बिल्कुल एक स्किल है, पर वो स्किल बहुत सारे लोगों के पास है। तो अगर ऐसी स्किल जो बहुत सारे लोगों के पास है, अगर वही स्किल आपके पास होगी, तो आपकी इनकम आप कभी बढ़ा नहीं पाओगे। तो कोई ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसके लिए आपको अच्छा पैसा मिल सके। अगर आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं एक रेजिस्टेंट हूँ ऐसी कोई स्किल सीखने के लिए जो मुझे बहुत सारा पैसा कमा के दे सकती है,
तो अब आप यहाँ से अपने बच्चों के ऊपर आ जाओ, फैमिली के उस इंसान के ऊपर जो आज ग्रो हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को बहुत पढ़ाती है, एजुकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। एक इंसान बोलता है चाहे मुझे अपना खून बेच के पैसा लाना पड़े पर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाई कराऊँगा? क्योंकि कल को उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, नौकरी अच्छी लग जाएगी तो लड़की अच्छी मिल जाएगी, हमारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। और एक मिडिल क्लास बाप अपने बच्चे पे पूरा भरोसा करता है कि मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगा। पर वो जो बच्चा है ना, उसका एहसान नहीं मानता। वो कहता है इन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए, इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, इन्होंने मुझे अच्छे वाली बाइक नहीं दिलाई, इन्होंने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, जबकि उस पिता को पता होता है उसने क्या किया है। पर वो बच्चा एहसान नहीं मानता और उन्हें लगता है कि हमारे लिए बच्चा बहुत कुछ करेगा। वो कहता है इतना मैं ही कमा लूँ कि मैं अपने लिए और अपनी बीवी के लिए कर लूँ, यही बहुत है। और माँ बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग होती ही नहीं है, सब कुछ तो बच्चे पे लगा दिया। ये सारी रियलिटी है, तो करना क्या है? आज आप अपने बच्चे को सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ध्यान मत दो, आप ना एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन सोचता है आरओआई के हिसाब से। आरओआई मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए और उससे मुझे कुछ काम करना है, तो मैं ये देखूंगा कि 10 लाख रुपए से मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई क्या है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, मान लीजिए एक रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा हूँ, तो हमें लग रहा है हम यहाँ कोई बिल्डर फ्लोर बनाएंगे, तो मैंने इतने की ज़मीन ली, इतने करोड़ रुपए बनाने में लग गए, आएगा कितना? तो आरओआई के बारे में भी सोचते हैं। जब हम एजुकेशन कराते हैं ना बच्चे को, हम कभी भी आरओआई के बारे में नहीं सोचते। एजुकेशन में आपने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। आपने 12th तक पढ़ाई कराई अच्छे स्कूल में, आप हर महीने 10,000 की 15,000 की फीस हर महीने कैसे भी करके देते रहे। उसके बाद बच्चा गया कॉलेज में, कॉलेज में पहले मांग लिया डोनेशन कि मार्क्स बहुत कम है, बहुत अच्छे नहीं है, चाहे अच्छे भी आए हैं आपको डोनेशन दे के ही एडमिशन मिलेगा। आपने कहा प्राइवेट में पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं डोनेशन भी दे दिया। और डोनेशन देने के बाद आपको पता लगा कि यहाँ तो और भी ज़्यादा फीस है, तो आपने एग्जाम्पल के लिए बैचलर में अपने बीबीए कराया अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज से, और ये बीबीए कराते हुए एग्जाम्पल के लिए आपका 10 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो 3 साल में आपने 10 लाख रुपए खर्चा दे दिया। फिर आपने कहा एमबीए कराऊंगा, और बढ़िया। अब एमबीए भी आपने कराने का सोचा और एमबीए कराते हुए भी आपका 10 लाख रुपए वहाँ लग गया। मैं बहुत लिमिटेड बोल रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग। तो ये 20 लाख रुपए एजुकेशन में लग गए। हुआ क्या, इसके बाद अगर एमबीए कराने के बाद बच्चे की 25,000 रुपये की तनख्वाह लगती है, तो आप क्या कहोगे? 3 लाख रुपए साल का कमाएगा, और उसके बाद ये 20 लाख रुपए आपके कब पूरे होंगे? ध्यान से समझना मेरी बात को। ये 3 लाख रुपए साल का आएगा। आप कहोगे इस तरीके से तो 10 साल ये 30 लाख रुपए हो जाएंगे, तो हमारा पैसा पूरा हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, कैलकुलेशंस लोग करते हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, ये 20 लाख रुपए मत लगाओ, ये 20 लाख रुपए उठा के बैंक में जाके एफडी करा दो। ये 20 लाख रुपए हमने जाके बैंक में एफडी करा दी। आपको एफडी पे टिपिकली 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। हम 8% लेके चलते हैं कि हमें 8% ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम आपको ऐसे भी तरीके बताएंगे जहां आपको 12% बड़े आराम से साल का आ जाता है, वो भी तरीके हमारे पास हैं कि 13% से लेकर 15% बहुत आराम से आपको साल का इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके लिए भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी।
बस हमें सब्सक्राइब करके रखिए और लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। तो कोई एफडी करेगा, कोई B2B लैंडिंग करेगा, कोई एक एवरेज हम लेके चले, अगर कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेगा, एक एवरेज 10% का साल का रिटर्न इंटरेस्ट उसे आ रहा है, तो 20 लाख रुपए 10% के हिसाब से बिना कुछ किए आपको 2 लाख रुपए दे जाएंगे हर साल। और बच्चा कब जाके 25,000 की नौकरी करेगा वो अलग बात है। कई सारे लोग बोलेंगे कि 10 साल में उसकी सैलरी भी तो बढ़ेगी। मैं मानता हूँ उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, पर वो 25,000 में बच्चा जब सोचेगा कि मैं कमाना शुरू करूँगा, तो पहले तो वो आपको पैसे देगा पूरे के पूरे, या वो अपने ऊपर खर्चा करेगा। अगर उसको 25,000 की सैलरी लग भी गई तो वो क्या देखेगा, मैं आपको इसका एक ब्रेकअप देता हूँ। कहीं पे भी उसकी जॉब लगी, कहीं पे भी उसकी जॉब लगी, तो ऑफिस जा रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट में उसका खर्चा करेगा होगा। उसके बाद वो एक अच्छा सा फ़ोन लेगा तो उसकी भी एक EMI बनेगी। सपोज करो 5-10 हज़ार की उसकी फ़ोन की EMI बन गई। फिर वहाँ उसे कोई लड़की भी पसंद आ जाएगी तो उसके ऊपर भी खर्चा होगा। आज की डेट में लोग सोशल इंटरेक्शंस करते हैं तो उसमें भी खर्चा होगा। तो कुल मिला के 10-15 हज़ार रुपये भी अगर वो बचा लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बचाने के बाद आपको क्या लगता है कि वो आपको पैसे ला के देगा? आपकी ROI कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, बच्चे को एजुकेशन कराना है, वो जरूरी भी है। अब ये ROI हमने उस केस में ली जब 20 लाख रुपए लग रहे हैं और आपका बच्चा पढ़ रहा है और पास भी हुआ है और उसकी नौकरी लग गई है और उसकी अर्निंग शुरू हो गई है। अगर आपका अमाउंट इससे भी ज़्यादा लग रहा है और आपका बच्चा पढ़ भी नहीं पाया, उसने पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं की, बीच में छोड़ ली, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि आपकी ROI क्या है। अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी और आंखें खोलना जरूरी भी है। देखिए, हो सकता है कई लोग बोले 20 लाख रुपए 5 साल में लग रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो आप 10 लाख रुपए इमीडिएटली डालते हैं। आप यहाँ पर देखो, अगर आपने 10 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी और मैंने आपको बोला था कि 10% की भी रिटर्न आ रही है आपको ईयरली, तो आपको पता है 10 साल में आपके 10 लाख के 25 लाख से भी ज़्यादा बन जाएंगे। मतलब 20 लाख रुपए तो 50 लाख रुपए वैसे ही बन रहे हैं। तो आप एजुकेशन पे कितना पैसा डाल रहे हो, वो कितने गुना बढ़ रहा है, ये आपको ROI चेक करनी पड़ेगी। और उससे ज़्यादा तो अगर आप कहीं पर भी पैसा ना लगाओ तो भी बढ़ जाएगा। बट आपको लगेगा कि बच्चों को पढ़ाए ना। देखो सर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत कम फीस लेती है। अगर आपका बच्चा सच में इंटेलिजेंट है तो ट्राई करो कि वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ पाए। बट अगर आप पढ़ाई सिर्फ इसलिए करा रहे हो कि वो कुछ बन जाएगा, तो हमें क्या बात की थी स्किल्स की स्किल बढ़ानी पड़ेगी। चेक ये करना है कि देखो, आपको अपने बच्चे को समझना होगा, क्या ये बच्चा सच में एक पढ़ने वाला बच्चा है? क्या ये बच्चा जो ये कर रहा है, BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, BTech कर रहा है, कुछ भी कोर्स कर रहा है, इसमें मेरा पैसा लग रहा है, बट आपको उस बच्चे को देखना पड़ेगा क्या इसका सच में इंटरेस्ट है, या मैं सिर्फ मार्केट में एक रेपुटेशन के लिए कि किसी लड़की के लिए रिश्ता जा रहा है तो लड़का BTech किया हुआ है, MBA किया हुआ है, या MTech की हुई है, MBA प्लस या MBBS करी हुई है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, या इसका सच में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तो बच्चा कहीं से भी आगे निकल जाएगा, बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट है। आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं और उन लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिल रही है। सिविल इंजीनियर्स आप देखो तो धक्के खा रहे हैं, नहीं मिल रही कहीं जॉब्स। और एक्चुअल में आता क्या है उन लोगों को, स्किल क्या है उनके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस उन्हें वो स्किल दे पा रहे हैं जिससे वो एकदम से ज़्यादा पैसा कमा पाए। तो आज के हिसाब से स्किल देखनी पड़ेगी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, करना क्या है। जब मैंने आपको बोला ROI चेक करो, लोग ROI चेक नहीं करते,
अगर आप अपने बच्चे को BBA MBA करा रहे हो, आपने एग्जाम्पल लिया, खर्चा आ रहा है 20 लाख रुपए। आप यहाँ पर देखो 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और उसके बाद एग्जाम्पल 25 से 30 हज़ार की नौकरी ही लग जाए और मैं आपकी बात मान भी जाऊँ, पर अगर आप अपने बच्चे को आज के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए एनिमेशन का कोर्स कराएं, ये आपको सर्च करना पड़ेगा आप क्या कराएंगे, किस कोर्स की डिमांड है, जिसमें आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट भी हो आपके बच्चे का। पर आप तो चाह रहे हैं कि वो BBA करे, MBA करे। बच्चा बोल रहा था पापा मुझे 3D एनिमेशन का कोर्स करना है, मुझे एनिमेशन का कोर्स करा दो। तो अगर आप 3D एनिमेशन का 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद, सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद 25 से 30 हज़ार की नौकरी बड़े आराम से लग जाती है और उसमें उसका इंटरेस्ट भी था बच्चे का। पर नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा जाएगा कि बच्चे ने BTech किया है, MTech किया है, किसी ने PhD कर रखी है, किसी काम की नहीं है ये डिग्री, अगर उसे कुछ भी नहीं आता। अगर उसने 3D एनिमेशन का कोर्स किया, उसे 3D एनिमेशन आता है, तो 25-30 हज़ार रुपये उसे बड़े आराम से मिल जाएंगे। और किसी अच्छी कंपनी में वो डिजिटल मार्केटर लग गया, एज एन SEO ऑप्टिमाइज़र लग गया है, तो वहाँ पर ही उसे 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। कंटेंट राइटिंग में उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसे ऐसी चीज़ों पे फोकस रखो जहाँ पे वो जेन्युइनली पैसे कमा पाए। लोग आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है पर पैसे लगाए जा रहे हैं। सर आप माँ बाप के पैसे लगा रहे हो, आपको भी मैं बता रहा हूँ, आप भी अपने माँ बाप के पैसे लगा रहे हो और आपको चेक करना है कि उनके पैसे की वैल्यू है या नहीं। क्योंकि माँ बाप तो कहीं से भी पैसे लाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में मिडिल क्लास फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पर उनका हट जाना आपको भी भुगतना पड़ेगा और आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एनिमेशन का 1 साल का कोर्स हो सकता है आपका 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में हो जाए। तो जो चीज़ आपको 1 लाख रुपए में हो सकती है और 1 लाख की चीज़ आपको 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये कमा के दे सकती है, उस पर फोकस करना ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जब आप एक स्किल सीख लेते हो, मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल में देखा है। एक आदमी ने सेम इसी तरह मनी मैनेजमेंट का कोर्स किया, उसके बाद उसने एक जॉब ज्वाइन करी, जॉब करके काम सीखा, काम सीखने के बाद वो टीम लीडर बन गया। जब वो टीम लीडर बन गया, उसकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए हो गई, सैलरी प्लस इंसेंटिव भी होते हैं। अब वो लोगों का पैसा मैनेज करते करते अपनी इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी। उसने लोगों का पैसा तो ग्रो किया ही, राइट इन्वेस्टमेंट कराई और खुद भी रेगुलर इन्वेस्ट करता रहा और 2-3 साल में उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। उसके क्लाइंट्स का भी पैसा बनाया और अपना भी पैसा बनाया। अब उसके पास जब इतना पैसा हो गया कि वो अपना कुछ कर सके, तो उसने अपना एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कुछ उसका पैसा, कुछ उसके क्लाइंट्स का पैसा और कुछ उसकी फैमिली ने भी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अब उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अपने नीचे कुछ अपनी तरह डेडिकेटेड लोगों को ऐड किया टीम में, और देखते ही देखते उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिया, सबको अच्छी रिटर्न भी दे दी और अभी 2 और प्रोजेक्ट लॉन्च करके और प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा है। और अभी वो बस नए बिजनेस पे फोकस कर रहा है और उसकी डेडिकेटेड टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करने वालों को उसने अच्छी ग्रोथ देके पार्टनर भी बनाया है और आज वो करोड़ों में कमा रहा है। तो सर ये तरीका होता है लाइफ में ग्रो करने का। एक स्किल सीखो, फोकस क्या करना है कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मुझे काम नहीं करना पड़े। अगर एक सवाल आज आप अपने आप से पूछोगे तो आपको डेफिनेटली मिडिल क्लास से बाहर निकाल सकते हो आप खुद को। जो भी आप कर रहे हो, आपके बिना वो चीज़ कैसे होएगी, आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक में जाम में रोज़ फंसते हो 2 घंटे और आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, आपकी नींद हैम्पर हो रही है, तो आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी मेरे अलावा कौन चला सकता है, कैसे गाड़ी चल सकती है, एक ड्राइवर से चल सकती है।
आज आप सोचोगे ड्राइवर को मैं 15-20 हज़ार नहीं दे सकता, क्योंकि आज आप ऐसा काम नहीं कर रहे कि आप 15-20 हज़ार दे पाओ। पर जिस दिन आप दे पाओगे ना, आपके पास टाइम होगा। और अब ये एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मनी और टाइम का कंसेप्ट समझना। जितने भी अमीर लोग हैं, वो फोकस करते हैं कि उनके पास टाइम ज़्यादा हो। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी गाड़ी भी खुद धोती है, अपने घर में सफाई भी खुद रखती है, बहुत सारे काम वो खुद करते हैं। पर एक अमीर इंसान जानता है मेरी गाड़ी कोई और धो सकता है, उसको कोई और चला सकता है, ऑफिस जाके कोई और खोल सकता है। उसके लिए एक चीज़ होती है जो कि उसकी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी होती है। जब आप इसके ऊपर ध्यान दोगे कि तो ही आप अमीर बन पाओगे। अब ये थोड़ा एडवांस हो गया, तो आज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतना ही सीख लो बहुत है। तो अभी इस बात को समझते हैं। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात की कि आप जो भी कमा रहे हो उसका 50% आपको सेव करना है। अगर आज आपके ऊपर कोई उधार है, कोई लोन है, तो ये पैसा आप लोन को ख़त्म करने की तरफ लगाओगे। अगर आज आपके पास लोन नहीं है तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इन्वेस्ट करना कहाँ है? इसके बारे में आगे आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो। और अभी आप नॉर्मली एक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो फ्री डीमेट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाके अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट जब आपका खुल जाएगा तो मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर देता हूँ, ईटीएफ सजेस्ट कर देता हूँ, जिसमें जाके आप पैसा लगा सकते हो। आपको ओवर द ईयर्स आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हो। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। अब जब निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाओगे तो होगा क्या? आपका पैसा ऑटोमेटिकली एनएससी की टॉप 50 कंपनीज में लग जाएगा। इंडिया ग्रो करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा। दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नेस्डेक के नेस्डेक 100 फंड में पैसा लगाओ। यहाँ आपका पैसा उसकी टॉप 100 कंपनीज में लग जाएगा। इसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अब सर्च करोगे नेस्डेक 100 का म्यूचुअल फंड, आपको मिल जाएगा। इसमें आप जाके अपना पैसा लगा सकते हो। इंडेक्स फंड होते हैं, और इंडेक्स मतलब एक स्टॉक गिर सकता है पर पूरा मार्केट जो है वो नहीं गिरता। तो मार्केट तो है वो ग्रो ही हुआ है अपनी पास्ट हिस्ट्री में। तो अगर लगातार आप अपना पैसा लगाते हो तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं आपको सिंपली एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आप अमीर कैसे बनोगे। आप 1 लाख कमा रहे थे, 50,000 रुपये आप सेव कर रहे थे, पहले आपने अपना रोल खत्म कर दिया। अब आपके पास एग्जाम्पल 50,000 रुपये बचना शुरू हो गए। मैंने आपको बताया कि 1 लाख से आप और ज़्यादा कैसे कमा सकते हो। उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। स्किल आपकी जितनी बढ़िया होगी उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। यहाँ पर हम एसआईपी कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। तो अभी हमने एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया है, और जैसे हम 50,000 की बात कर रहे थे कि अगर आपको 50,000 रुपये बचना शुरू हो जाए महीने का, तो अगर मैंने यहाँ 50,000 की एंट्री डाली और अगर मैं 14% की रिटर्न बड़े आराम से आ जाती है हमें इंडेक्स से, लेकिन मैं 14% ही लेके चलता हूँ। तो और ये मेरा टाइम अगर 10 साल है, तो 10 साल में मेरे को 14% के हिसाब से 50,000 की टोटल मेरा पैसा गया 60 लाख रुपए। और जो रिटर्न मेरे को आई 71 लाख की रिटर्न आ गई। टोटल वैल्यू होगी 1,31,04,569। और अगर आप कहते हो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो 14% की रिटर्न में लेके चलता हूँ, मैं 14% ही लेके चलता हूँ। और आपका बच्चा जब 25 साल का होएगा, आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो टोटल आपने और 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो हर साल, सॉरी हर महीने आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो,
और 14% की आपको एनुअल रिटर्न आ रही है और 25 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, तो टोटल जो आपने इन्वेस्ट किया वो किया जी 1,50,00,000 रुपये, और आपको रिटर्न कितनी निकल के आ गई 12,13,63,60,000, और टोटल वैल्यू आपको 13,63,63,886 रुपये की आपकी वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हो कि कैसे जादू होता है। मैं कहता हूँ चलो 50,000 रुपये आपके पास नहीं होते, ये तो हम एक पर्सन की बात कर रहे थे, और आपके पास 50,000 नहीं, अगर तो 5,000 रुपये से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये भी महीने का इन्वेस्ट करते हो, 14% की आपको रिटर्न आती है एनुअली, सालाना, तो 25 साल में आपकी पॉकेट से गए टोटल 15 लाख रुपए, और रिटर्न आपको कितनी आई 1,21,36,389। मतलब आप करोड़पति बन गए 25 साल में सिर्फ 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करके। इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन से फंड बेटर हैं आपके, एसआईपी और क्या क्या कर सकती है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इन्वेस्टमेंट करने से आप अमीर कैसे बनोगे। तो ये जादू होता है कंपाउंडिंग का, और मिडिल क्लास फैमिली इस कंपाउंडिंग के जादू को कभी समझ ही नहीं पाती। अभी आपने देखा कि चीज़ें रातों रात नहीं बदलती, हर चीज़ में टाइम लगता है, और आपकी लाइफ में आपको जो भी मिलता है वो आपके इनपुट्स का रिजल्ट होता है। तो जैसा आपका डिसीजन होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने आज मेरी बातों को समझा होगा और आपकी इनकम को ग्रो करके ऑलमोस्ट डबल कर दिया, मैं कहता हूँ 50% भी ग्रो करके दिया, तो मैं कहता हूँ आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से क्या होगा वो आप देख चुके हो कि कंपाउंडिंग से किस तरह आपका पैसा डबल ट्रिपल होता जाएगा। मगर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप शुरुआत ही नहीं करते। मैं कह रहा हूँ अगर आप अपनी इनकम का 80% भी एक्सपेंस करते हो और 20% भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो भी आप कितना पैसा बना सकते हो आप देख चुके हो एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू, कितनी रिटर्न आप कमा सकते हो। सो मेरा काम था इस वीडियो में आपको बताने का कि आप किस तरीके से एक मिडिल क्लास से खुद को अपग्रेड करके अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बना के अमीर बन सकते हो। फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को सिखाती है, जो आज से आप ट्राई करो कि अपने परिवार में ना सिखाई जाए। पहली चीज़, हमेशा हमें बोला जाता है कि अगर अमीर बनना है तो ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। हम स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। बच्चे को आप ऐसा बच्चा मत बनाओ जो सिर्फ रट्टा लगाए, सिर्फ एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आता क्या है, उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके अंदर स्किल्स क्या है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, हमेशा बोला जाता है जॉब इज़ बेटर देन बिजनेस। देखिए हर कोई बिजनेस के लिए नहीं होता, हर कोई जॉब के लिए नहीं बना। आप बच्चे के हिसाब से देखिए उसका एटीट्यूड क्या है। अगर उसके अंदर ऐसी स्किल है, ऐसी फायर है, आपको दिखती है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, तो ये फोर्स करना कि तुझे सिर्फ जॉब करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उसे देश की सेवा करनी है, उसे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, पर ये कहीं नहीं लिखा कि जॉब ही हमेशा बिजनेस से बेटर होगी। मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया जाता है बच्चे को उसके हिसाब से करने दो, उसे क्या करना है। फाइनली एक बात सिखाई जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ की कि आप लिमिटेड सोचो, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। लिमिटेड फैमिली में क्या सिखाया जाता है कि ये करने से तू करोड़पति थोड़ा बन जाएगा, तू अमीर थोड़ा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं बन सकता। अमिताभ बच्चन भी पहले अमिताभ बच्चन नहीं थे, और धीरू भाई अंबानी भी पहले इस दिन से धीरू भाई अंबानी नहीं थे। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर अमिताभ बच्चन को बोला जाता कि आप क्रिकेट खेलो, आप सचिन जैसे बन जाओगे, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। अमिताभ बच्चन को अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि आप एक्टिंग करो, तो वो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाते। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला, उनकी क्रिकेट अच्छी थी, उनके अंदर क्रिकेट का टैलेंट था, इसलिए वो एक अच्छे क्रिकेटर बने और आज उनको पूरा वर्ल्ड जानता है।
और अमिताभ बच्चन के अंदर एक्टिंग का अच्छा टैलेंट था, तो उन्होंने अपना टैलेंट को समझा और एक्टिंग इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए और आज वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। वैसे ही अगर लता मंगेशकर को कोई कहता कि आप एक्टिंग करो और वो एक्टिंग में आती तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन वो सिंगर अच्छी बनी क्योंकि उन्हें सिंगिंग अच्छी आती थी, वो सिंगिंग लाइन में गई, उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना। तो ज़रूरी क्या है कि आपने अपने बच्चे के अंदर के टैलेंट को देखना है, समझना है और उसको वही करने देना है जो उसे आता है, जिसमें उसे मज़ा आता है, जो उसका टैलेंट है, जो उसका स्किल है। बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसे करने दो और उसे बड़ा सोचने पे मजबूर करो। बच्चों को बोलो कि सोचो बड़ा और उस हिसाब से अचीव भी कर लें। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होगी बहुत सारे लोगों के लिए। आपको भी अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में आप मौजूद हैं। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, पर हम ट्राई करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, जिस वजह से हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी जो आपकी अर्निंग को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके हमारी नोटिफिकेशंस आपको आती रहेगी। अगर आपको अपनी एसआईपी शुरू करनी है तो फ्री डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।